हेलो स्टूडेंट्स, आज हम केमिकल काइनेटिक्स का सेक्शन बी टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। इसके अंदर क्या हमें पढ़ना है, दैट इज इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन। इंटीग्रेशन के बारे में आप ऑलरेडी मैथ्स में, फिजिक्स में पढ़ चुके हैं। उसी इंटीग्रेशन के कुछ फॉर्मूलाज हम इस डेरिवेशन में यूज करेंगे। हमारे पास जीरो ऑर्डर रिएक्शंस हैं। हमें जीरो ऑर्डर रिएक्शन की पहले रेट लॉ एक्सप्रेशन को सोचना है और फिर उसे इंटीग्रेट करना है। चलिए सीखते हैं। सपोज हमारे पास एक रिएक्शन है, A गिव्स B। हमने टॉपिक 1 में सीखा था कि इसका रेट कैसे निकालते हैं, दैट इज चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइड बाय चेंज इन टाइम, 1/1 साइन विद नेगेटिव। नेगेटिव क्यों? क्योंकि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन धीरे धीरे टाइम के साथ कम हो जाती है। इसको और इलैबोरेट करते हैं। इसका मतलब रेट इज इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए विद चेंज इन टाइम विद नेगेटिव साइन। लेट इट बी फर्स्ट इक्वेशन। अकॉर्डिंग टू रेट लॉ एक्सप्रेशन हमने क्या सीखा था? जब भी कोई रेट लॉ एक्सप्रेशन हम बनाते हैं तो इसका फॉर्मूला होता है रेट इज इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर अल्फा। अल्फा की वैल्यू को 0 रखेंगे। रेट इज इक्वल टू के इंटू ए की पावर 0। इसका मतलब रेट इज इक्वल टू के। लेट इट बी सेकेंड इक्वेशन। दोनों इक्वेशंस रेट को बता रही हैं, तो हम इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। माइनस डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू के। इसका मतलब हुआ dA इज इक्वल टू माइनस के डी टी। यह हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनी है। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम इंटीग्रेट करते हैं। ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेशन करने के लिए हमें लिमिट सेट करनी होगी। हमारे पास LHS साइड पर है dA। इंटीग्रेशन के लिए लिमिट्स हैं। शुरू में है इनिशियल कंसंट्रेशन, लेट्स से A0, बाद में है फाइनल कंसंट्रेशन, लेट्स से A, इज इक्वल टू माइनस के डी टी। स्टार्टिंग में हमारे पास लोअर लिमिट है टाइम t इक्वल 0 एंड फाइनली अपर लिमिट है मेरे पास टाइम t इक्वल्स t। अब आप सबने इंटीग्रेशन सीखा है और आप जानते हैं कि dx का इंटीग्रेशन होता है x। इसी तरह से dA का इंटीग्रेशन होता है कंसंट्रेशन A। लिमिट्स आर, लोअर लिमिट है A0 दैट इज इनिशियल कंसंट्रेशन और A का मतलब है फाइनल कंसंट्रेशन, इज इक्वल टू माइनस के टी। लिमिट्स आर 0 से लेकर टाइम t तक। फॉर्मूला आप जानते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। इसका मतलब कंसंट्रेशन ऑफ A माइनस कंसंट्रेशन ऑफ A0 इज इक्वल टू माइनस के t minus 0. It means concentration of A is equal to minus KT plus A0. ये हमारे पास एक थर्ड इक्वेशन आ गई है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के साथ अगर इसे हम कंपैरिजन करें तो ये इक्वेशन हमारे साथ कंपेरेबल है y is equal to mx plus c के साथ। सो वाई एक्सिस पे हमें ड्रॉ करना है कंसंट्रेशन ऑफ ए, एक्स एक्सिस पे हमें ड्रॉ करना है दैट इज टाइम टी। जो ग्राफ है ये हमें बता रहा है, इक्वेशन कंपेयर करने पे पता लग रहा है कि स्लोप की वैल्यू है माइनस के। जब स्लोप नेगेटिव होती है तो ग्राफ कुछ इस तरह का होता है। ये एक्स एक्सिस से ऑब्ट्यूस एंगल बनाता है। कुछ ऐसा ग्राफ हमें मिलेगा। यहां से पता लगता है कि इसके स्लोप की वैल्यू कितनी है, दैट इज माइनस के, और इसका इंटरसेप्ट आता है कंसंट्रेशन ऑफ A0। तो ये हमारे पास जीरो ऑर्डर के लिए ग्राफ हो गया। अब इसी इक्वेशन को फिर से देखेंगे। अभी हमने पढ़ा है कंसंट्रेशन ऑफ A इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस A0। इसका मतलब हुआ के टी इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ A0 माइनस A
इसका मतलब K इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ A नॉट माइनस A डिवाइड बाय टाइम T। ये हमारे पास जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के लिए K निकालने का एक फॉर्मूला आ गया है। तो यहां से पता लग रहा है कि हम K को कैसे एक्सप्रेस करेंगे, दैट इज K इक्वल इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस फाइनल कंसंट्रेशन डिवाइड बाय टाइम टेकन। लेकिन याद करिए ये फॉर्मूला तो रेट का होता है। यस, जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के लिए रेट ही रेट कांस्टेंट के इक्वल होता है। और अब हम बात करते हैं हाफ लाइफ पीरियड की। क्या मतलब है हाफ लाइफ पीरियड का? हाफ लाइफ पीरियड वो टाइम पीरियड है जिसमें किसी भी रिएक्शन की हाफ अमाउंट रिएक्ट हो जाती है। आई रिपीट, हाफ लाइफ पीरियड इज द टाइम पीरियड इन विच हाफ ऑफ द रिएक्टेंट हैज बीन रिएक्टेड। इसका मतलब हुआ जब टाइम हो जाता है टी हाफ, सो कंसंट्रेशन ऑफ ए कितनी बचेगी? शुरू में ए नॉट थी, ए नॉट बाय 2 रिएक्ट हो चुकी है, तो बची कितनी? दैट इज ए नॉट डिवाइड बाय 2। दोनों वैल्यू को इस फॉर्मूले में रखते हैं। K इज इक्वल टू ए नॉट माइनस ए डिवाइड बाय टी। इसका मतलब K इज इक्वल टू ए नॉट माइनस ए नॉट बाय 2 डिवाइड बाय टी हाफ। इट मीन्स दैट K is equal to A naught divided by 2 times of T half, or we can say that T half is equal to A naught divided by 2K। ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन आई, इसे फिर से हम कंपेयर करते हैं ऑन कंपेयरिंग विथ, जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की इक्वेशन से कंपेयर करते हैं तो ये y is equal to mx से कंपेरेबल है। तो इससे पता लगता है कि हमें y एक्सिस और x एक्सिस पे ग्राफ प्लॉट करने हैं। पहले हम y एक्सिस को प्लॉट कर रहे हैं, अब x एक्सिस को प्लॉट कर रहे हैं। x एक्सिस पे हमें प्लॉट करना है दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ A नॉट, y एक्सिस पे प्लॉट करना है दैट इज T हाफ, और ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन जाता है जो ओरिजिन से पास होती है। ये ग्राफ बता रहा है कि इसकी स्लोप है 1/2K। तो जनरली एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि आपको ग्राफ दिए जाते हैं और उस ग्राफ से आइडेंटिफाई करना होता है कि ये कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है। तो इस ग्राफ को देख के हम पता लगा सकते हैं कि जब भी टी हाफ और इनिशियल कंसंट्रेशन दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होते हैं तो ये जीरो ऑर्डर ग्राफ को रिप्रेजेंट कर रहा है। चलिए फिर से देखते हैं। हमारे पास जो इक्वेशन थी दैट इज रेट इज इक्वल टू K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर अल्फा, रेट इज इक्वल टू K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर 0, रेट इज इक्वल टू K। इसका मतलब y एक्सिस इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये हमारे पास y एक्सिस है जिसपे हम प्लॉट कर रहे हैं रेट को, ये x एक्सिस है जहां पे हम लिख रहे हैं कंसंट्रेशन है। ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा क्योंकि जब भी y इक्वल कांस्टेंट ग्राफ होते हैं वो हमेशा x एक्सिस के पैरेलल होते हैं। तो इस डेरिवेशन में हमने सीखा कि जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के लिए रेट कांस्टेंट एंड हाफ लाइफ पीरियड कैसे निकालते हैं। अब नेक्स्ट डेरिवेशन में हम सीखेंगे कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के लिए रेट कांस्टेंट एंड हाफ लाइफ पीरियड को कैसे हम फाइंड आउट करेंगे। तो अब हम बात करते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के लिए। लेट्स से हमारे पास एक इक्वेशन है A gives B। हमने टॉपिक 1 में सीखा था रेट निकालने का फॉर्मूला होता है चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ A डिवाइड बाय चेंज इन टाइम 1/1 विद नेगेटिव साइन। तो इसका मतलब रेट इज इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ A डिवाइड बाय चेंज इन टाइम विद नेगेटिव साइन। लेट इट बी फर्स्ट इक्वेशन। हमने रेट लॉ एक्सप्रेशन यूज करी। अकॉर्डिंग टू रेट लॉ एक्सप्रेशन हम क्या जानते हैं? रेट इज इक्वल टू K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर अल्फा। इस बार हम अल्फा 1 की बात कर रहे हैं। इसका मतलब रेट इज इक्वल टू K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर 1, रेट इज इक्वल टू K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A। लेट इट बी सेकेंड इक्वेशन। हमारे पास दो इक्वेशन है और दोनों इक्वेशन रेट को ही बता रही हैं। चलो दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर लेते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। माइनस DA अपॉन DT इज इक्वल टू K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A। A टर्म्स
LHS साइड पे लाते हैं। 1 अपॉन कंसंट्रेशन A इंटू DA इज इक्वल टू माइनस के dt। आपके सामने डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसे हम इंटीग्रेट करते हैं दोनों साइड्स पर। ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो हमें लिमिट्स लगानी होंगी। 1 अपॉन a dA इंटीग्रेशन साइन, लोअर लिमिट है इनिशियल कंसंट्रेशन एंड फाइनल लिमिट है दैट इज फाइनल कंसंट्रेशन। अपर लिमिट हमारे पास फाइनल कंसंट्रेशन है। सिमिलरली माइनस के कांस्टेंट हमेशा इंटीग्रेशन से बाहर रखते हैं। लोअर लिमिट है t इक्वल 0 जो कि स्टार्टिंग टाइम कहलाया जाएगा एंड फाइनल लिमिट है दैट इज t इक्वल्स t। तो 1 अपॉन x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है? तो मैथ्स में आपने पढ़ा है कि जब भी हम 1 अपॉन x dx का इंटीग्रेशन निकालते हैं दैट इज log x। केमिस्ट्री में हम log लेते हैं तो इसे ln बोलते हैं, इसका मतलब हुआ ln a। इनिशियल हमारे पास हम देखेंगे जो लोअर लिमिट है दैट इज a नॉट एंड अपर लिमिट हमारे पास है दैट इज a इज इक्वल टू माइनस के dt का इंटीग्रेशन होता है t, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट होती है t। रखते हैं वैल्यू को, दैट इज अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इज इक्वल टू माइनस के t माइनस 0। सिंप्लीफाई करते हैं, ln a माइनस ln a नॉट इज इक्वल टू माइनस के टी, और सिंप्लीफाई करेंगे इसे। सो ln a इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस ln a नॉट। ये इक्वेशन हमारे पास कंपेरेबल बनती है विद y इज इक्वल टू mx प्लस c के साथ, जैसा कि हमने पिछली डेरिवेशन में देखा था। सेम उसी तरह से हम इसका ग्राफ बनाएंगे। हमारे पास है x एक्सेस और इस तरफ हम लेते हैं दैट इज टाइम t को। हमारे पास है y एक्सेस और इधर हम लेते हैं ln a को। ग्राफ की स्लोप नेगेटिव है और इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, तो इसका मतलब हुआ ग्राफ इस तरह से x एक्सिस के साथ ऑब्ट्यूज एंगल इसे बनाना चाहिए, और जो इसकी इंटरसेप्ट आती है वो होती है ln a नॉट, और जो स्लोप की वैल्यू आती है दैट इज माइनस के। एक बार फिर से हम ln को log में कन्वर्ट करते हैं और ग्राफ को बनाते हैं। तो हमारे पास इक्वेशन है ln a इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस ln a नॉट। हमने इसे log में कन्वर्ट किया। 2.303 टाइम्स ऑफ log a इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस 2.303 टाइम्स ऑफ log a नॉट। पूरी इक्वेशन को 2.303 से डिवाइड कर देते हैं, तो 2.303 डिवाइड बाय 2.303 इज इक्वल टू माइनस के टी डिवाइड बाय 2.303 प्लस 2.303 डिवाइड बाय 2.303 टाइम्स ऑफ log a नॉट। इट मीन्स log a इज इक्वल टू माइनस के अपॉन 2.303 टाइम्स ऑफ t प्लस log a नॉट। ये हमारे पास है इक्वेशन नंबर 4। अब हम फिर से इसे कंपेयर कर रहे हैं y इज इक्वल टू mx प्लस c के साथ और ग्राफ को प्लॉट करते हैं। हमारे पास x एक्सिस है, यहाँ पे हम मानेंगे टाइम t को, y एक्सिस है और यहाँ पे हम मानेंगे log a को। ग्राफ की स्लोप नेगेटिव है और इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ग्राफ x एक्सिस से ऑब्ट्यूज एंगल बनाएगा। कुछ इस तरह से ग्राफ हमें मिलेगा। यहां से पता लगता है कि इसका इंटरसेप्ट की वैल्यू आ रही है दैट इज log a नॉट, और इसके स्लोप की वैल्यू आती है दैट इज माइनस के अपॉन 2.303। हमने दोनों ग्राफ बनाए, इन दोनों ग्राफ में क्या डिफरेंस है? जो हमने पहले ग्राफ बनाया उसमें y एक्सिस पर ln a को हमने मार्क किया था, x एक्सिस पर टाइम t लिया था, एंड दैट्स वाई स्लोप हमें माइनस के मिली थी। लेकिन इस ग्राफ में हमने ln को log में कन्वर्ट कर लिया है, इसीलिए y एक्सिस पर log a को मार्क किया है
एक्स एक्सिस पर टाइम टी को मार्क किया है और इसीलिए हमें स्लोप की वैल्यू -k/2.303 मिली है। जब भी ग्राफ पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स आते हैं तो इस बात को ध्यान से देखिएगा कि y एक्सिस पर ln a मार्क है या log a मार्क है। जो भी वैल्यू y एक्सिस पर मार्क है उसी के अकॉर्डिंग आप स्लोप को बताएंगे और स्लोप निकालकर आप उसमें k की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। इस डेरिवेशन में आगे चलते हैं। हमने सीखा log a is equal to -k/2.303 times of t plus log a naught। k वाली टर्म्स को हम LHS साइड पे लाते हैं। kt/2.303 is equal to log a naught minus log a। इसका मतलब kt डिवाइड बाय 2.303 is equal to log की प्रॉपर्टी लगाइए, log a naught minus log a is log a naught upon a। इसका मतलब हुआ k is equal to 2.303 डिवाइड बाय t into log of a naught डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ a। वेयर सारी बातों का मीनिंग आपको पता होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है क्योंकि सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल्स इसी पे ही पूछे जाते हैं। एंड सेक्शन बी में जो हम बोलते हैं कि सेक्शन बी इज इंपॉर्टेंट फॉर इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन। आपके कोर्स में 0 ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर रेट लॉ एक्सप्रेशन है एंड उसमें भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। तो k का मतलब होता है रेट कांस्टेंट, t स्टैंड्स फॉर टाइम टेकन, इसका मतलब है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड a स्टैंड्स फॉर फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब हम इसी चीज को आगे समझेंगे यूजिंग आइडियल गैस इक्वेशन। हमने पढ़ा है PV इज इक्वल टू nRT, इसका मतलब प्रेशर इज इक्वल टू मोल्स अपॉन वॉल्यूम इनटू RT, इसका मतलब प्रेशर इज इक्वल टू मोलारिटी इनटू RT। अगर हम किसी गैस के लिए बात करें तो हम बोलेंगे इनिशियल प्रेशर इज इक्वल टू इनिशियल कंसंट्रेशन इनटू RT। सिमिलरली फाइनल प्रेशर इज इक्वल टू फाइनल कंसंट्रेशन इनटू RT। चलिए दोनों को डिवाइड कर देते हैं तो इसका मतलब हुआ P0 डिवाइड बाय P इज इक्वल टू इनिशियल कंसंट्रेशन इनटू RT डिवाइड बाय फाइनल कंसंट्रेशन इनटू RT। RT से RT कैंसिल हो जाता है तो इसका मीनिंग बनता है कि इनिशियल कंसंट्रेशन डिवाइड बाय फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ अ गैस is always equal to ratio of its initial pressure and final pressure। अगर इन दोनों बातों को हम इक्वेशन में रख लेते हैं तो वैल्यू हमारे पास आती है k is equal to 2.303 divided by t into log of P0 divided by P। वेयर सारी बातों का मतलब k का मतलब है रेट कांस्टेंट, t stands for time taken, P0 stands for initial pressure of reactant, P stands for final pressure of reactant और इस तरह वैल्यू पुट करके हम जो भी मिसिंग टर्म है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं हाफ लाइफ पीरियड की। तो जैसा हमने पहले डेफिनेशन बताई, हाफ लाइफ पीरियड वो टाइम पीरियड है जिसमें किसी भी सब्सटेंस की हाफ अमाउंट रिएक्ट हो जाती है। आई रिपीट, हाफ लाइफ पीरियड इज द टाइम पीरियड इन विच हाफ ऑफ द रिएक्टेंट हैज बीन रिएक्टेड। इसका मतलब जब टाइम हो जाएगा टी हाफ तो कंसंट्रेशन ऑफ ए बचेगी। इनिशियल कंसंट्रेशन में से हाफ कंसंट्रेशन खत्म हो चुकी है तो वैल्यू हमारे पास आई A0/2। दोनों वैल्यू को इस फॉर्मूला में हम रख देते हैं 2.303 डिवाइड बाय टी इंटू लॉग ऑफ A0 डिवाइड बाय A। तो इसका मीनिंग हो जाता है k इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाय टी हाफ इंटू लॉग ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन डिवाइड बाय इनिशियल कंसंट्रेशन बाय 2, क्योंकि हमने बताया अभी a की वैल्यू A0/2 हो जाती है। इट मीन्स k इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाय टी हाफ इंटू लॉग 2। It means k is equal to
2.303 into 0.3010 डिवाइड बाय टी हाफ। log 2 की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, दैट इज 0.3010। हमने इस वैल्यू को पुट कर दिया है, तो k की वैल्यू बन गई है 2.303 into 0.3010 डिवाइड बाय टी हाफ। और वी कैन से दैट k is equal to 0.693। जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये वैल्यू आती है 0.693 डिवाइड बाय टी हाफ। और वी कैन से दैट टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 डिवाइड बाय टी। अब हमें ग्राफ प्लॉट करना है। y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट टर्म हमारे पास आ रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 बाई के। 0.693 एक नंबर है, ये कांस्टेंट वैल्यू है, के भी एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो y की वैल्यू कांस्टेंट आ गई। इसका ग्राफ बनाते हैं। x एक्सिस पे हम इनिशियल कंसंट्रेशन को कंसिडर कर रहे हैं, जैसा कि हमने पिछले डेरिवेशन में किया था। y एक्सिस पे हम कंसिडर कर रहे हैं टी हाफ को। टी हाफ की वैल्यू इनिशियल कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट है, इसलिए ग्राफ स्ट्रेट लाइन मिलेगा। इसी तरह हम बात करते हैं रेट इज इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर अल्फा की। इस बार अल्फा की वैल्यू 1 है, सो रेट इज इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर 1। y इज इक्वल टू mx। ग्राफ प्लॉट करेंगे। x एक्सिस पे हम ड्रॉ कर रहे हैं कंसंट्रेशन ऑफ ए को, y एक्सिस पे हम प्लॉट कर रहे हैं रेट को। ये ग्राफ बताता है कि रेट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लाइन को ड्रॉ कर देंगे जो कि ओरिजिन से होके जाती है लाइक दिस। इस ग्राफ की स्लोप आती है दैट इज इक्वल टू के। सो आपको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन बनाना आ गया है, और अब करते हैं इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स, जिससे सीखते हैं कि इन फॉर्मूला को हम कैसे यूज करेंगे। सो ये है हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन, इसे पढ़ते हैं। अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैज अ रेट कांस्टेंट 1.15 इंटू 10⁻³ सेकेंड्स। तो हमें k की वैल्यू बताई गई है, दैट इज 1.15 इंटू 10⁻³ सेकेंड इनवर्स। हाउ लॉन्ग, इसका मतलब हुआ कि आपसे टाइम पूछा जा रहा है कि कितना टाइम लगेगा रिएक्शन को होने में। Will 5 ग्राम ऑफ दिस रिएक्टेंट टेक टू रिड्यूस 3 ग्राम। तो क्वेश्चन में हमें इनिशियल कंसंट्रेशन दी गई है, दैट इज 5 ग्राम्स, एंड फाइनल कंसंट्रेशन हमें बताई गई है 3 ग्राम्स। वैसे तो कंसंट्रेशन मोलर में होती है, लेकिन यहां पे हमें फॉर्मूले में कंसंट्रेशन का रेशियो लेना है, इसलिए ये रेशियो इनके मासेस के रेशियो के इक्वल आएगा। K is equal to 2.30 divided by T into log of initial concentration divided by final concentration। तो T का फॉर्मूला बन जाता है 2.303 divided by K into log of initial concentration divided by final concentration। अब वैल्यू को पुट करते हैं। इट मीन्स 2.303 divided by 1.15 into 10⁻³ into log of 5/3। log 5 की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, दैट इज 2.303 डिवाइड बाय 1.15 into 10⁻³ into log 5 की वैल्यू होती है 0.6990 एंड 3 की वैल्यू होती है 0.4771। इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे और आंसर आ जाएगा दिस मच सेकेंड्स, क्योंकि हमें रेट कांस्टेंट सेकंड इनवर्स में दिया है, तो ये वैल्यू भी हमारे पास सेकेंड्स में आएगी। आइए अब इसमें हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर हमें बताया गया है कि रेट कांस्टेंट की वैल्यू है 60 सेकेंड्स, तो इसका मतलब हुआ k की वैल्यू हो जाती है 60 सेकेंड इनवर्स। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रिड्यूस, तो टाइम की वैल्यू हमारे लिए है क्वेश्चन मार्क। इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट टू इट्स 1/16 वैल्यू। लेट्स से हमने इनिशियल कंसंट्रेशन की वैल्यू को x माना है, तो कंसंट्रेशन ऑफ A हो जाती है 1/16 टाइम्स ऑफ x।
फॉर्मूला आप जानते हैं, K इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाय T इंटू लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ A नॉट डिवाइड बाय A। वैल्यू को पुट करेंगे, इसका मतलब हुआ टाइम T इक्वल्स 2.303 डिवाइड बाय K इंटू लॉग ऑफ A नॉट डिवाइड बाय A। It means 2.303 divided by 60 into log of x upon 1 by 16 times of x. It means 2.303 divided by 60 into log of 16. log 16 का मतलब होता है 2 की पावर 4। इसका मतलब होता है 2.303 divided by 60 into log of 2 की पावर 4। इसका मतलब 2.303 इंटू 4 log 2 डिवाइड बाय 60। 2.303 इंटू 60 इंटू 4 इंटू 0.3010। इसको और फर्दर हम सिंप्लीफाई करते हैं और वैल्यू हमारे पास आती है दिस मच सेकेंड्स। तो हमने सीखा कैसे हम गिवन डाटा से टाइम को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इस पे हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं। इस न्यूमेरिकल के अंदर हमें बताया गया है 30% डीकंपोजिशन। तो कैसे स्टार्ट करेंगे? लेट इनिशियल कंसंट्रेशन की वैल्यू है 100। तो फाइनल कंसंट्रेशन क्वेश्चन में बोला गया है 30% डीकंपोज हो चुका है। इसका मतलब 100 में से 30 अमाउंट खर्च हो चुकी है, तो रिमेनिंग अमाउंट हमारे पास 70 है। टाइम टेकन यहां पे लगा है दैट इज 40 मिनट्स। आप चाहें तो इसे सेकंड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, चाहे तो इसे मिनट में ही छोड़ सकते हैं। और कहते हैं बताइए टी हाफ की वैल्यू क्या होगी। तो हम जानते हैं टी हाफ निकालने का फॉर्मूला होता है 2.303 इंटू 0.3010 डिवाइड बाय के। इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं तो 2.303 इंटू 0.3010 डिवाइड बाय टी हाफ। लेट इट बी फर्स्ट इक्वेशन। हमें पता है के निकालने का एक और फॉर्मूला है 2.303 डिवाइड बाय टी इंटू लॉग ऑफ ए नॉट डिवाइड बाय ए। इसका मतलब हुआ 2.303 टाइम टेकन इज 40 मिनट्स इंटू लॉग ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन दैट इज 100 एंड 30% डीकंपोज हो चुका है। इसका मतलब रिमेनिंग अमाउंट इज 70। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ जाती है। दोनों इक्वेशंस के की वैल्यू को बता रही हैं, दोनों को इक्वेट कर लेते हैं। इसका मतलब 2.303 इंटू 0.3010 डिवाइड बाय टी हाफ इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाय 40 मिनट्स इंटू लॉग ऑफ 100 अपॉन 70। इस वैल्यू में हम देखते हैं कि 2.30 से 2.303 वैल्यू कैंसिल हो जाती है। जो रिमेनिंग अमाउंट है दैट इज 0.3010 डिवाइड बाय टी हाफ की वैल्यू इज इक्वल टू log 100 माइनस log 70 डिवाइड बाय 40। इसका मतलब हो जाता है 0.3010 डिवाइड बाय टी हाफ इज इक्वल टू log 100 की वैल्यू होती है 2 माइनस log 70 की वैल्यू होती है 1.8450 डिवाइड बाय 40। इसे और फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं 0.3010 डिवाइड बाय टी हाफ इज इक्वल टू 0.1550 डिवाइड बाय 40। तो यहां से हम टी हाफ की वैल्यू को इजिली कैलकुलेट करेंगे और ये आंसर आएगा दिस मच मिनट्स। क्योंकि हमने के को मिनट इनवर्स में लिया है तो ये वैल्यू हमारे पास मिनट्स में कैलकुलेट होगी। अब इस पे हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल करेंगे। इस क्वेश्चन के अंदर हमें प्रूव करना है कि टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ 99.9% इज 10 टाइम्स ऑफ हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन। तो कैसे स्टार्ट करते हैं देखते हैं।
हमारे पास है लेट्स से इनिशियल कंसंट्रेशन 100। रिएक्शन में कहा गया है कि 99.9% रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है, दैट इज 100 माइनस 99.9, दैट इज 0.1। हमारे पास K का फॉर्मूला होता है 2.303 डिवाइड बाय टाइम टेकन इनटू लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ A नॉट डिवाइड बाय A। वैल्यू को पुट करते हैं, इसका मतलब हुआ 2.303 डिवाइड बाय टाइम 99.9 इनटू लॉग ऑफ 100 डिवाइड बाय 0.1। इसका मीनिंग होता है 2.303 डिवाइड बाय टाइम 99.9 इनटू लॉग ऑफ 1000। लॉग 1000 की वैल्यू 3 होती है। 2.303 डिवाइड बाय t 99.9 इंटू 3, ये हमारे पास k का फॉर्मूला आ गया। लेट इट बी फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड पार्ट में हमसे कहा गया है हाफ लाइफ पीरियड। तो k और हाफ लाइफ पीरियड में हमने रिलेशन पढ़ा है, दैट इज 2.303 इंटू 0.3010 डिवाइड बाय t हाफ। लेट इट बी सेकेंड इक्वेशन। हमने दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर दिया। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड हमने क्या सीखा, 2.303 डिवाइड बाय t 99.9 इंटू 3 इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाय t हाफ इंटू 0.3010। आप देख रहे हैं क्या क्या वैल्यू कट रही हैं। 2.303 से ये वैल्यू कट जाती है, तो हमारे पास है अब 3 अपॉन t 99.9 इज इक्वल टू 0.3010 अपॉन t हाफ। तो इसका मतलब हो जाता है दैट इज 3 अपॉन 0.3010 इज इक्वल टू t 99.9 अपॉन t हाफ। अगर हम इसे राउंड ऑफ करें तो हम कहेंगे दैट इज 3 डिवाइडेड बाय 0.3 इज इक्वल टू t 99.9 अपॉन t हाफ। इसका मतलब हो जाता है 10 अपॉन 1 इज इक्वल टू t 99.9 अपॉन t हाफ, और वी कैन से दैट t 99.9 इज 10 टाइम्स ऑफ t हाफ। और यहां से ही हमारा जो क्वेश्चन था उसमें हमने प्रूव कर दिया कि किसी भी रिएक्शन में 99.9% रिएक्शन को कंप्लीट होने में जो टाइम लगता है वो t हाफ का 10 टाइम्स होता है। इस जैसा ही एक और क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करते हैं। फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन शो दैट टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99% कंप्लीशन। तो हम मान लेते हैं लेट ए नॉट की वैल्यू हमारे पास है 100, ए की वैल्यू हो जाती है 99% कंप्लीशन 100 में। के का फॉर्मूला होता है 2.303 डिवाइड बाय टाइम टेकन इनटू लॉग ऑफ ए नॉट डिवाइड बाय ए। इसका मतलब हुआ 2.303 डिवाइड बाय टी, दैट इज 99% की बात हो रही है, इंटू लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ए नॉट, इट मीन्स 100 डिवाइड बाय 1। इट मीन्स k इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाय t99 log 100 की वैल्यू 2 होती है। लेट इट बी फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड पार्ट में कहा गया है द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ 90% ऑफ रिएक्शन। सो लेट ए नॉट की वैल्यू हमने मानी है इस बार है 100, तो ए की वैल्यू 90% रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है, दैट इज 100 माइनस 90, वैल्यू इज 10। k is equal to 2.303 divided by time taken into log of concentration of A naught divided by A, that is 2.303 divided by टाइम की वैल्यू है t90 इंटू लॉग 100 की वैल्यू, तो लॉग 100 की वैल्यू रखेंगे लॉग 100 अपॉन 10, सिंप्लीफाई करते हैं दैट इज 2.303 डिवाइड बाय t90
log 100/10 की वैल्यू हो जाती है log 10, जिसकी वैल्यू होती है 1 इंटू 1। लेट इट बी सेकेंड इक्वेशन। दोनों वैल्यू k को रिप्रेजेंट कर रही हैं, तो दोनों इक्वेशन को हम इक्वेट कर देते हैं। तो इसका मतलब हो जाता है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, 2.303 divided by T99 into 2 is equal to 2.303 divided by T90 into 1। दोनों में हम देखते हैं कौन सी वैल्यू कट रही है। तो 2.303 से 2.303 वैल्यू कट जाती है, तो ये बन जाता है 2/T99 is equal to 1/T90। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है T99 is equal to 2 times of T90। हैंस प्रूव्ड। यही बात हमसे क्वेश्चन में कही गई थी कि जो टाइम 99% रिएक्शन को कंप्लीट होने में लगता है, वो 90% रिएक्शन को कंप्लीट होने वाले टाइम का ट्वाइस है। अब इस पे हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल करेंगे। ये न्यूमेरिकल के अंदर हमें एक्सपेरिमेंटल डाटा दिया है। हमारे पास इक्वेशन है, पहले इसे समझते हैं। 2 times of N2O5 gives 2 times of N2O4 plus O2। शुरू में हमारे पास इनिशियल प्रेशर है, दैट इज P0। तो रिएक्टेंट का प्रेशर P0 है, तो प्रोडक्ट का प्रेशर होगा 0, क्योंकि अभी रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई है। एट T इक्वल 0। कुछ देर बाद जब टाइम हो जाता है हमारे पास 100 सेकेंड्स, तो रिएक्टेंट में से कुछ अमाउंट माइनस हो जाती है। लेट्स से ये अमाउंट हमारे पास x है, तो प्रोडक्ट कितना मिलेगा, हमें यूनिटरी मेथड लगाना है। 2 मोल्स N2O5 के देते हैं 2 मोल्स ऑफ N2O4, तो इस हिसाब से 1 देगा 1 और x देंगे x। तो अगर N2O5 का x प्रेशर माइनस हो जाता है, तो ये x प्रेशर ही N2O4 का बनाएगा। इसी तरह से O2 के लिए सोचेंगे। 2 मोल्स N2O5 के देते हैं 1 मोल्स ऑफ O2, तो 1 मोल N2O5 का देगा हाफ मोल ऑफ O2 और x देंगे x/2, हाफ ऑफ x दैट इज x/2। इसका मतलब अगर N2O5 में से हम x प्रेशर माइनस करेंगे तो वो x/2 प्रेशर O2 का बनाएगा। अब क्वेश्चन में गिवन डाटा में हमें दिया गया है कि इनिशियल प्रेशर जो है दैट इज 0.5, तो निकालते हैं। एट T इक्वल 0 टोटल प्रेशर की वैल्यू हमें बताई गई है, दैट इज 0.5 atm। टोटल प्रेशर का मतलब होता है प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट प्लस प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट, दैट इज P0 प्लस 0 इज 0.5। तो P0 की वैल्यू आ जाती है 0.5 atm। इसी तरह से अगर हम आगे देखें तो टाइम जब 100 सेकेंड्स होता है, तो टोटल प्रेशर बताया गया है दैट इज 0.512 atm। इसका मतलब हुआ P0 माइनस x प्लस x/2 दैट इज 0.512 atm। इट मीन्स P0 plus x/2 is equal to 0.512। 0.5 plus x/2 is equal to 0.512। It means x/2 की वैल्यू आती है 0.512 माइनस 0.5, x/2 की वैल्यू होती है 0.012। सो x की वैल्यू आती है 0.024 atm। जब हमें k की वैल्यू निकालनी है, तो इस k की वैल्यू को निकालने के लिए हमारे पास होना चाहिए इनिशियल प्रेशर दैट इज 0.5 atm, फाइनल प्रेशर और इसकी वैल्यू थी P0 माइनस x दैट इज 0.5 माइनस 0.024 दैट इज 0.476 atm।
एंड टाइम t। तो टाइम हमारे पास है 100 सेकेंड्स। तीनों को इस फॉर्मूले में पुट करते हैं। k इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई t इंटू लॉग ऑफ p नॉट डिवाइड बाई p। इसका मतलब हुआ 2.303 डिवाइड बाय 100 इंटू लॉग ऑफ 0.5 अपॉन 0.476। सिंप्लीफाई करने पर आंसर आएगा दिस मच सेकंड इनवर्स। आइए प्रेशर पे हम एक और न्यूमेरिकल करते हैं। इस न्यूमेरिकल में हमें इक्वेशन पहले से बताई गई है, दैट इज SO2Cl2 गिव्स SO2 प्लस Cl2। हमें एक्सपेरिमेंट 1 बताया है और बताया गया है कि टोटल प्रेशर है 0.5 atm। तो सेम जैसे हमने अभी लास्ट न्यूमेरिकल करा है बिल्कुल उसी तरह से करेंगे। शुरू में प्रेशर है P नॉट, तो ये वैल्यू होगी 0 जब टाइम होता है 0। कुछ देर बाद जब P नॉट में से x वैल्यू माइनस हो जाएगी तो ये वैल्यू मिलेगी x और ये भी मिलेगी x जब टाइम हो जाता है हमारे पास 100 सेकेंड्स। तो जब टाइम 0 था तो टोटल प्रेशर की वैल्यू हमें बताई गई है, दैट इज 0.5 atm। इसका मतलब हुआ P नॉट प्लस 0 इज 0.5 atm, दैट इज P नॉट की वैल्यू आ जाती है 0.5 atm। इसी तरह से जब टाइम हो जाता है 100 सेकेंड्स तो टोटल प्रेशर हमें बताया गया है, दैट इज 0.6 atm। टोटल प्रेशर का मतलब क्या है, दैट इज प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट P नॉट माइनस एक्स प्लस प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0.6। तो इसका मतलब हो जाता है P नॉट प्लस एक्स इज 0.6, 0.5 प्लस एक्स इज 0.6। तो x की वैल्यू आती है 0.6 माइनस 0.5। इसका मतलब x इज इक्वल टू 0.1 atm। के निकालने के लिए हमें 3 बातें चाहिए। इनिशियल प्रेशर कितना है, दैट इज 0.5 atm। फाइनल प्रेशर कितना है, दैट इज P नॉट माइनस एक्स, इट मीन्स 0.5 माइनस 0.1। इसका मतलब हुआ दैट इज 0.4। टाइम की वैल्यू कितनी है, 100 सेकेंड्स। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं, k इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई t इंटू लॉग ऑफ P नॉट डिवाइड बाई p। इसका मतलब हो जाता है दैट इज 2.303 डिवाइड बाय 100 इंटू लॉग ऑफ 0.5 डिवाइड बाय 0.4। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, दैट इज 2.303 डिवाइड बाय 100 इंटू log 5 माइनस log 4। इसका मतलब हुआ 2.303 डिवाइड बाय 100, log 5 की वैल्यू होती है 0.6990, log 4 की वैल्यू होती है 0.6021। वैल्यू पुट करने पर हमारे पास आंसर आ जाएगा दिस मच सेकंड इनवर्स। लेकिन क्वेश्चन ने हमसे रेट कांस्टेंट मांगा ही नहीं। क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्वेश्चन ने मांगा क्या है। क्वेश्चन ने कहा है कैलकुलेट द रेट ऑफ अ रिएक्शन व्हेन टोटल प्रेशर इज 0.65। यस, हम बहुत देर से रेट कांस्टेंट निकाल रहे हैं, लेकिन न्यूमेरिकल तो हमसे कुछ और ही कह रहा है। वो कह रहा है रेट ऑफ रिएक्शन बताओ जब टोटल प्रेशर 0.65 है। अब क्वेश्चन को आगे कैसे प्रोसीड करेंगे, तो फिर से हम इक्वेशन सोचते हैं। हमारे पास है SO2Cl2 गिव्स SO2 प्लस Cl2। इनिशियल प्रेशर हमने देखा P नॉट 0 अब हो गया P नॉट माइनस y P नॉट प्लस 0 की वैल्यू हमारे पास है 0.5 और इसे सिंप्लीफाई करके हमने ऑलरेडी आंसर निकाल रखा है 0.5 atm। लेकिन इस बार हमसे कहते हैं कि टोटल प्रेशर की वैल्यू हो गई है 0.65 atm। इसका मतलब हुआ P नॉट माइनस y प्लस y। अगर हम रिएक्टेंट के प्रेशर का सम करते हैं तो वैल्यू आती है 0.65 atm। इट मींस
P नॉट प्लस y इज इक्वल टू 0.65 ATM। इसका मतलब हुआ 0.5 प्लस y इज इक्वल टू 0.65 ATM। सो y इज इक्वल टू 0.65 माइनस 0.5, y इज इक्वल टू 0.15 ATM। जब भी आप रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं तो इसका फॉर्मूला होता है रेट इज इक्वल टू K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर अल्फा। लेकिन इस बार हम कंसंट्रेशन नहीं लेंगे, इंस्टेड ऑफ कंसंट्रेशन हम प्रेशर लेंगे, क्योंकि हमें रिएक्टेंट की मोलारिटी गिवन नहीं है, इंस्टेड ऑफ मोलारिटी हमें प्रेशर रखना है। तो फॉर्मूला हो जाता है रेट इज इक्वल टू K इंटू प्रेशर ऑफ SO2Cl2 की पावर अल्फा। क्वेश्चन ने शुरू में बताया है कि ये अल्फा 1 है, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की हम बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब रेट इज इक्वल टू K इंटू प्रेशर ऑफ SO2Cl2 की पावर 1। अब प्रेशर ऑफ SO2Cl2 निकालते हैं तो प्रेशर ऑफ SO2Cl2 हमारे पास कितना आएगा, दैट इज P नॉट माइनस y। यही फाइनल प्रेशर है जो हमने अभी लिखा था। इसका मतलब हुआ 0.5 माइनस 0.15, दैट इज 0.35 ATM। इस वैल्यू को यहां पे रख देते हैं। K की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, दिस मच सेकंड इनवर्स। यस, क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में अगर हमने K निकाला है तो वो निकालना हमारा वेस्ट नहीं हुआ, क्योंकि क्वेश्चन में K हमसे नहीं पूछा गया, लेकिन इनडायरेक्टली हमें K निकालना पड़ेगा, क्योंकि उसी से हम रेट निकाल सकते हैं। इनटू हमारे पास ये वैल्यू आए 0.35 ATM। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, आंसर आएगा ATM सेकंड इनवर्स। जनरली ये क्वेश्चन एग्जाम्स में जरूर पूछा जाता है एंड इसके रिपीटेशन बहुत ज्यादा हुए हैं रिसेंट ईयर्स में, तो मैं आपको कहूंगा इस क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करें और अपने डाउट्स कलेक्ट करें। तो यहां हमने सीखा कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के लिए रेट लॉ एक्सप्रेशन को कैसे हम इंटीग्रेट करते हैं और किस तरह से हम हाफ लाइफ पीरियड का यूज करते हैं। अब हम आगे एक नया टॉपिक पढ़ते हैं। तो ये सेक्शन बी का लास्ट टॉपिक है और इस टॉपिक का नाम है सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सूडो इस वर्ड का क्या मतलब होता है, दैट इज फॉल्स। इसका मतलब हुआ डुप्लीकेट, या हम कहेंगे रॉन्ग। समटाइम्स कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जो रियल में फर्स्ट ऑर्डर नहीं होती, उनमें रिएक्टेंट दो या दो से ज्यादा होते हैं, बट स्टिल वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के ही सभी फॉर्मूलाज को फॉलो करती हैं। द सर्टेन रिएक्शंस विच आर नॉट ट्रूली ऑफ फर्स्ट ऑर्डर बट अंडर द सर्टेन कंडीशंस दे बिहेव लाइक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। ऐसी रिएक्शंस को बोलते हैं डुप्लीकेट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस या फॉल्स फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, और वी कैन से दैट सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। चलिए कुछ इसके एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे कि हमारे पास पहला एग्जांपल है एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रोलिसिस ऑफ। हमारे पास एक एस्टर है CH3C डबल बॉन्ड O CH2CH3। इस एस्टर का नाम है इथाइल इथेनोएट। हम इस एस्टर में पानी मिलाते हैं और ऐसा करने से बन जाता है इथेनोइक एसिड एंड साथ में हमें देता है इथेनॉल। इस रिएक्शन को कैटेलाइज करने के लिए हम इसमें एसिड की कुछ ड्रॉप्स डालते हैं। तो रेट लॉ एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंगली इसका फॉर्मूला होना चाहिए रेट इज इक्वल टू K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ एस्टर की पावर 1 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H2O की पावर 1। लेकिन ऐसा नहीं होता। H2O यहां पे मीडियम है और H2O की अमाउंट को कम या ज्यादा करने से रेट पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, और इसीलिए H2O के रिस्पेक्ट में ऑर्डर 0 होता है। तो इसका नेट ऑर्डर कितना हुआ, दैट इज 1 प्लस 0, इट मीन्स 1। और मैं लिखना पड़ेगा रेट इज इक्वल टू K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ एस्टर की पावर 1। तो यहां हमने देखा कि एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर में रिएक्शन का रेट
वाटर की अमाउंट को चेंज करने से इफेक्टेड नहीं होता है, और ऐसे रिएक्शंस को बोलते हैं सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। चलिए इस पे एक और एग्जाम्पल को देखते हैं। हमारे पास नेक्स्ट एग्जाम्पल है एसिड कैटालाइज हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज। सुक्रोज का फॉर्मूला आप सब जानते हैं, दैट इज C12H22O11। जब इसमें हम पानी डालते हैं तो ऐसा करने से बनता है C6H12O6, इसको बोलते हैं ग्लूकोज, एंड साथ में बनता है C6H12O6, इसे बोलते हैं फ्रक्टोज। ग्लूकोज फ्रक्टोज दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट होता है, और इसके बारे में आप पढ़ेंगे बायोमॉलिक्यूल्स में। हमने सुक्रोज लिया और सुक्रोज पे हमने वाटर ऐड करा, और ऐसा करने के लिए रिएक्शन को कैटालाइज करते हैं हाइड्रोजन आयन, दैट इज एसिड। तभी इस रिएक्शन को बोल रहे हैं एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज। रेट लॉ एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंगली रेट होना चाहिए K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ सुक्रोज की पावर 1 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H2O की पावर 1। लेकिन H2O यहां पे एक मीडियम का रोल प्ले कर रहा है। H2O की अमाउंट को कम या ज्यादा करने से रेट पर कोई चेंज नहीं आता, और इसीलिए H2O के रिस्पेक्ट में ऑर्डर 0 हो जाता है। तो नेट ऑर्डर कितना हो गया, दैट इज 1 प्लस 0, इट मींस 1। तो हमें लिखना पड़ेगा रेट इज इक्वल टू K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ सुक्रोज की पावर 1, और ऐसी रिएक्शंस जिनका ऑर्डर 1 से ज्यादा मिलना चाहिए था, but under the certain conditions they behave like first order reactions. Such reactions are known as pseudo first order reaction. I hope आपको केमिकल काइनेटिक्स का सेक्शन भी समझ में आया होगा। अब आप इस पे बेस्ड जो मैंने क्वेश्चंस दिए हैं उन्हें प्रैक्टिस करिए। हम अगली वीडियो में मिलेंगे जिसमें हम बात करेंगे केमिकल काइनेटिक्स के सेक्शन सी की। थैंक यू।